कि प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। संतोष जी का अपना गाना कौन सा फेवरेट है? कौन सा गाना अच्छा लगता है? आज आपको देखा है, घर जाके लिखूंगा। आज के समय का कोई गायक जो आपको अच्छा लगता हो? अभी तक यहाँ तक तो कोई नहीं पहुंचा। राज कपूर जी आपसे गीत लिखवाना चाहते थे सत्यम शिवम सुंदरम में। हाँ, आपने उस दौर में आपको मना कैसे कर पता पड़ गया? यार कमाल है, राज कपूर ने तोड़ा। जब दर्द उठता था तो मैं चीखता नहीं था। उस टाइम में गीत गाता था, आएगा आने वाला, कोई तो आएगा, कॉम्प्लेक्स आता है। आता है। तब मैं कमरे में अकेला चला जाता हूँ और हाथ पैर फेंकता हूँ। तो आपकी जिंदगी का सबसे सुखद पल कौन सा था? शायद अभी तक तो आया नहीं। डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया था मुझे तो हॉस्पिटल में। वहां फिर मुझे सांस आ गई। फिर मैं क्या हूँ इसे कोई नहीं समझ पाएगा। जाने से पहले एक फिल्म जरूर देख के जाऊंगा, और जिसके अरे वाह गीत, सर, वाह, ये वाह। पक्का है जी, वाह। मैं देख के जाऊंगा। हृदय आह्लादित होता है तो गीत बनता है, हृदय व्यथित होता है तो भी गीत बनता है, और हृदय जब आह्लाद और व्यथा से पार हो जाता है तो हृदय ही नहीं, व्यक्ति भी स्वयं में गीत बन जाता है, और गीत भी ऐसा जो समय से पार होकर युग की धार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सूरज की तरह पहली किरण के साथ आनंद और अंतिम किरण के साथ संतोष देता है, और अंतिम किरण का संतोष अगली भोर का फिर से आनंद बन जाता है। संतोष से आनंद, और आनंद से ही तो संतोष निकलता है। ना संतोष की कोई उम्र होती है, ना आनंद का कोई बंधन होता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं किसी एक हृदय की बात नहीं कर रही, एक व्यक्ति की बात भी नहीं कर रही, एक संस्था की बात भी नहीं कर रही, मैं एक युग दृष्टा की बात कर रही हूँ, जिसके गीतों से भारत ही नहीं पूरी दुनिया आनंदित हुई है, जिसने गीतों को एक नई परिभाषा दी है, जिसके गीतों में प्यार के नगमे हैं, मौजों की रवानी है, जो भारत के गीत परंपरा की अद्भुत, अविरल, अविस्मरणीय, प्रिय और पवित्र धारा हैं। द चबूतरा का सौभाग्य है कि आज गीतकार संतोष आनंद के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। जीवन के इस मोड़ पर उनके पास न जाने कितने किस्से, कितनी कहानियाँ, कितने अनुभव होंगे। हम भी उनमें से कुछ जानने, कुछ समझने, कुछ सीखने, कुछ समेटने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संतोष आनंद जी, द चबूतरा के। मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि नई पीढ़ी जो है उससे मुझे लगाव है। मैंने तो पता नहीं 10 साल में एक पीढ़ी बदल जाती, कितनी पीढ़ियां देख चुका हूँ। संतोष जी, निजी तौर पर मेरे लिए ये 2 पल के जीवन से एक उम्र चुराने जैसा है। आपकी सोहबत, आपका साथ निश्चित तौर पर भावुक कर देने वाला भी है, क्योंकि आपके बहुत से गीतों को गुनगुनाते गुनगुनाते मैं बड़ी हुई हूँ, और आज मेरे मंच पर आप हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मकबूल शायर, गीतकार, एक शानदार फनकार, इसके इतर संतोष आनंद जी जब एक लाइब्रेरियन की नौकरी करते थे, उस वक़्त से आज तक मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, पृष्ठभूमि पर जाना चाहूँगी। जब आप नौकरी करते थे तो वो जो शायरी और फनकारी की दुनिया में पहले कदम पड़े, वो क्या कहानी थी? वो तो उससे भी बहुत पहले आ गया था। जब मैं सिकंदराबाद में था, जहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं से स्फुरण हुआ, जी चिंगारी लगी। जी। और चिंगारी कहीं से भी लग सकती है। गीतकार है, कहीं से भी भावनाएं अपना प्रबल रूप लेकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। आपके जीवन को जितना समझा जाए उसमें एक अलग तरह की गहराई है। पहली बार आप जब मंच पर गए, आपने कविता पढ़ी माँ पर, और माँ पर जो वो कविता पढ़ी, उसके बाद से आज जो दुनिया है आपकी मंचों की, आप कितनी बदली आपको देखने को? सारा ही बदला हुआ है। मैं 60 में दिल्ली आया था, और दिल्ली मेरे देखते देखते
इतनी बदल गई है। ये नोएडा वोएडा तो कुछ भी नहीं था। जी हमारे सिकंदराबाद की तहसील जो थी जबरा तक थी, जी और यहाँ पर बस रेत ही रेत होता था। उसमें ये प्लेज बोलते हैं उसे, उसमें खरबूजे, ककड़ी, तरबूज, बस यही होता था यहाँ। लाल किले पर कविता पढ़ते थे आप जब वो लाल दौर किले था? में मैं 61-60 में यहाँ आया हूँ। 61 में ही मैं, गोपाल प्रसाद व्यास जी थे, जी वही उसका सर्वे सर्वा थे उसके। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने मुझे, मैं अपने दोस्तों के पास जाता था और गोष्ठियाँ होती थी उस टाइम, जी जी कविता का आदान प्रदान, आपस में ये करना है, इसको ये ठीक कर लो, इसको। मैं शुरू से ही कुछ विद्रोही किस्म का था जी कि जिस तरह के गीत चल रहे हैं मैं इससे अलग लिखूंगा। तो शुरू में मेरी आलोचना बहुत होती थी, जी क्या यार तुम ये इस तरह का लिखते हो, कुछ नहीं। तो उस टाइम मैंने एक कुछ लिख भी दिया था। मेरी जो पहली पुस्तक है गीतों के क्षण, जी उसके अंदर ये पहली कविता है, अच्छा मैं तो अपना रंग नहीं बदलूंगा, हम्म चाहे जितना भी बदनाम करो तुम, आने वाला समय स्वयं कह देगा किसकी गागर में कितना है पानी। मैं तो अपना रंग तो नहीं ये बदलूंगा। मैंने शुरू से ही एक ऐसा था, तो वहीं से ये शुरू हुआ। वहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी पहुँच गए जी अध्यक्षता की, उन्होंने मेरी बोले गोपाल प्रसाद व्यास से जाके मिलो। अच्छा वो दैनिक हिंदुस्तान में थे, जी कैनाट प्लेस में उनका दफ्तर था, और मैं जहाँ नौकरी करता था वो माता सुंदरी रोड था, तो पैदल ही जाता था। वो ज़माना वो था, मैं रहता था किशनगंज रेलवे कॉलोनी, अच्छा और बसें बहुत कम होती थी। 6:15 बजे तक का हमारा ऑफिस टाइम था, लेकिन और ट्रेन जो थी जो आती जाती थी जी जी वो 6 बजे निकल जाती थी, हाँ और अगर जल्दी छुट्टी हो जाती थी तो ट्रेन पकड़ लेते। बसें बहुत कम थी। माता सुंदरी रोड से या तो बंगाली मार्केट जाओ या दरियागंज, जहाँ गोलचा है वहाँ 21 नंबर बस थी, नाम और जो हमारी सीधे आपकी मेमोरी बहुत गजब की है, आपको बस का नंबर भी याद है, गीत और शायरी तो याद है ही, आपको उस दौर की बस का नंबर भी याद है। 23 नंबर बस जाती थी जो किशनगंज, वो रेलवे स्टेशन से। तब ये नई दिल्ली का स्टेशन कुछ भी नहीं था, हाँ ऐसे ही एक छोटा मोटा सा झोपड़ा सा खड़ा हुआ था। अच्छा वह पुरानी दिल्ली का स्टेशन था बड़ा। जी तो हम जो थे, तो वहाँ अब 23 नंबर पर कौन जाए, तो हम पैदल ही, मैं टांग खराब हो चुकी थी तब तक, 22 किलोमीटर पैदल चलता था डेली। और जब टांग खराब नहीं हुई थी, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, रेस में नंबर 1, अच्छा को हर खेल में नंबर 1, आज भी सर्टिफिकेट रखे। मैंने वाइफ से कहा अरे इन्हें फाड़ के फेंक दो, कोई जो है यकीन नहीं करेगा, ये ऐसा था। अभी भी अपने पुराने सर्टिफिकेट्स को देखते हैं, पुरानी मेमोरी नहीं, वो उसने अंदर रखे हुए हैं, वो किसी को दिखाती भी नहीं है। मैंने उससे कहा मैं किसी को मत दिखा, हमने जो कुछ लिखा है वो हमारी जिंदगी पर ही बीता है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से ना जरा साथ साथ गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है,
कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अरे आप तो गाती भी बहुत अच्छा है। आपके शब्द हैं ये, मेरी आवाज नहीं, आपके शब्द हैं जो हर कोई उतनी बखूबी और उतनी सुंदरता से गा नहीं सकता है। तो अब उम्र संतोष तो आनंद जी, जीनी है ना। अच्छा संतोष जी, कभी कोई मलाल हुआ ऐसा कि इस गायक को ये गीत नहीं गाना चाहिए था, किसी और को गाना चाहिए था, किसी गीत में ऐसा लगा कि ये गीत अगर कोई और गाता तो और बेहतर गाता? ये बातें तो आती है, लेकिन कहीं कहीं आपका वश नहीं चलता है। आपका फेवरेट सिंगर कौन रहा? लता मंगेशकर। लता जी। बेहद मुझे उन्होंने स्नेह दिया। आज के समय का कोई गायक जो आपको अच्छा लगता हो? अभी तक यहाँ तक तो कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। जो यहाँ तक पहुंचता है वो है, और आलोचना मैं किसी की नहीं करूँगा। अभी का कोई गीत आपको अच्छा लगता है? ये जो नई फिल्में आ रही हैं इसमें कोई गीत है जो आपको अच्छा लगता है? तेरी मिट्टी में मिल जावा, हाँ। वो गीत। उसके अलावा तो मेरे सामने कोई गीत आया नहीं। संतोष जी का अपना गाना कौन सा फेवरेट है? कौन सा गाना अच्छा लगता है? आज आपको देखा है, घर जाके लिखूंगा। अरे वाह सर। अभी मैंने लिखना बंद कहाँ किया है। हाँ, अभी मैं लिख रहा हूँ हाँ, तो बता दूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारे पर हम गीत लिखेंगे। अरे सर, मेरा सौभाग्य होगा ये तो। दुर्भाग्य मेरा भी नहीं होगा, मेरा भी सौभाग्य ही होगा। कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा जो आपने सिर्फ अपने लिए लिखा हो, कभी बाहर एक्सप्रेस ना किया हो, ऐसा है कुछ? कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसा गीत जो आपने सिर्फ अपने लिए लिखा हो? बहुत लिखा ही लिखा, और किया क्या, गाया भी बहुत। जब मनोज कुमार तो बाद में लेके गए, उससे पहले तो हम कवि सम्मेलन में गए थे बम्बई। सारी बम्बई हमें सुनने आई। तब इंटरवल होता था कवि सम्मेलन में जी तो इंटरवल में मैं टॉयलेट गया जी। तो मेरे बराबर में एक बहुत सफ़ेद कपड़े वपड़े में ये मारवाड़ी टाइप का सेठ आदमी, उससे बोले मैं ताराचंद बड़जात्या। और मैंने कहा राजश्री के आप तो मालिक हैं। हाँ हाँ, बोले कल मेरा मैनेजर आएगा आपके पास, आप मेरे ऑफिस में आना। तब होटलों में भी नहीं ठहराते थे, जी। धर्मशालाओं में ठहराते थे। हाँ बम्बई में हम धर्मशाला में ठहरे। हाँ सुबह ही उनका मैनेजर आ गया, कपूर था। हाँ। आके हमको ले गया। अब हमने तो ऐसे, हम जो है कहाँ, यहाँ दफ्तर में क्या था, टूटी फूटी कुर्सी, टूटी फूटी मेज। हाँ, वहाँ जाके देखे हमारी आंखें फट गई। हमने कुछ देखा ही नहीं था ऐसा। तो फिर और हमारे सामने जानते हो कौन बैठा? बहुत बड़े डायरेक्टर थे, केदार शर्मा जी। फिल्मों के। हाँ ये दिलीप कुमार, राज कपूर, जिनको उन्होंने बनाया। जी। और एक म्यूजिक डायरेक्टर श्रेयल भटकर जी नाम जी था। जी बिल्कुल। उनका एक गीत मशहूर हुआ था, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। हाँ ये तनुजा की पहली फिल्म थी। हमसे ताराचंद जी बोले, जो राज सुना रहे थे आपको पहला ब्रेक संतोष जी ताराचंद बड़जात्या और मनोज कुमार जी ने वो दिया? उसके बाद की घटना है। उसके बाद की मनोज, घटना है। अच्छा, ये पहली घटना है। पहली घटना है, ठीक है। तो हमसे बोले कि जो राज सुना रहे थे वो सुनाओ। हाँ हमने सुनाना शुरू किया हाँ। और वो लोग हमारी बड़ी तारीफें कर रहे। अच्छा। और मैं ये सोच रहा, यार इस चक्कर में मेरी नौकरी ना चली जाए। जीवन तो में कुछ घर इतना मेरा- अद्भुत होने वाला था, लेकिन आपको नौकरी का डर सता रहा था। घर मेरा बहुत कमजोर था जी।
मुझे जब नौकरी करनी पड़ी, मुझसे ताराचंद जी बोले, देखो ये लोग तैयार हैं, अब तुम गीत लिखोगे भी मेरी फिल्मों में और गाओगे भी। गाओगे भी। उस जमाने में 500 रुपया बहुत होता था। 500 रुपये पे तो हम गए थे वहाँ बम्बई तब, उस दौर में। और 170 रुपये किराया होता था हवाई जहाज का। हवाई जहाज का 170। उस टाइम मैंने कहा यार ये सब कह रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे ना हारमोनियम आता बजाना, ना मुझे तबला आता बजाना, ये क्यों मेरी तारीफ कर रहे हैं? बाय गॉड। हाँ। मैं वहाँ से निकला तो रामजी कमांडर जिसने मुझे बुलाया था, मैं उससे बोला, रही मुझे तू फौरन भेज यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा। मैं गया था बाई ट्रेन और लौटा मैं प्लेन से। अच्छा। और वो मुझ पर बड़ा गुस्सा हुआ। हाँ। मेरा दोस्त था, बोले कि यार यहाँ आके लोग पड़े रहते हैं, बरसों पड़े रहते हैं, और तेरे Struggle पीछे करते हैं। ये लोग पड़े हुए हैं, हाँ। और तू भाग रहा है। लेकिन 1970 का वो दशक जब आपका एक 70 मैजिकल। में तो बहुत बात की बात है, ये हाँ। 65 66 या 67 की, हाँ हाँ 67 हाँ 69 में मनोज कुमार दिल्ली आए। हाँ जी। और आपसे तो फिर मुलाकात हुई। मेरा नाम जोकर की शूटिंग, जी जी। तो ये ओबराय होटल तब बना ही बन रहा था। अच्छा इससे पहले अशोका ये होटल था अच्छा दिल्ली में, जो बड़ा अच्छा 5 स्टार जी जिसे कहते। जी। तो ये लोग सब वहाँ ठहरे। रात को मेरा एक दोस्त अच्छा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ा, अच्छा। क्या खूबसूरत इंसान था, उसका नाम था हरि भारद्वाज। अच्छा तो मनोज कुमार जी ने जो शूटिंग की थी उपकार की, उसके फार्म पे की थी। बड़ा आदमी था, बढ़िया। और मेरा इतना गहरा दोस्त, उसने मेरी लाइनें वाइनें सुनाई मनोज कुमार को। तो मनोज कुमार, अरे यार मैं इस आदमी की खोज में हूँ, तो इसे पकड़ कर ला अभी। संतोष जी, दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं आप, अभी भी कुछ दोस्त हैं आपकी जिंदगी में जो कभी याद आते हैं, या दोस्ती की बहुत। दुनिया संतोष जी की कैसी रही? बहुत याद आते बहुत याद आते हैं। कौन सबसे ज्यादा याद आता है? हैं। कंफ्यूजन हो गई, इतने सारे दोस्त हैं। कितने हैं, लेकिन जो पहला दोस्त था ना, हाँ वो सबसे ज्यादा याद आता, सबसे ज्यादा याद आता है। हाँ। जिसके लिए मैं फाटक पे आके खड़ा होता था, अरे वाह। 1 साल इंतजार करता था। हाँ। वो आज वो दुनिया में है भी कि नहीं है। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ दोस्तों से? नहीं, शादी हम होने के बाद में जब मैं घर गया हुआ था, तो उन्हें मालूम हुआ, तो वो मुझसे मिलने आए थे। अच्छा। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, हाँ। उसी टाइम लाइट चली गई थी, अच्छा। और ऐसे बैठे थे जैसे हम आप बैठे, लाइट चली गई थी, वो भी मौन, मैं भी मौन। फिर हाँ। लाइट आ गई, फिर हमने एक दूसरे को देखा। अरे वाह, ये तो एकदम बहुत खूबसूरत लम्हा होगा ना आपके लिए, अचानक मैं से। कहता हूँ उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। अरे उस टाइम लाइट आने से पहले भी हम बात करते रहे, हाँ। लाइट आने के बाद भी हम बात करने लगे, हम्म। और वो जो बीच का वक्फा था, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। अब मैं आपको ये बता नहीं सकता मैंने क्या सोचा। बहुत खूबसूरत। कई बार कुछ बातें होती हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते संतोष जी, और आप जैसे शब्दों के जादूगर के पास अगर शब्द नहीं है तो वो घटना कितनी अद्भुत होगी उसका हम अंदाजा लगा नहीं, सकते हैं। शब्द तो सबके पास है, शब्द तो शब्दकोश से ज़्यादा किसी में नहीं है, और शब्द तो प्रोफेसर ये जितने हैं, लेकिन गीत में जो एप्रोप्रिएट शब्द, बिल्कुल। बस इसी की जरूरत। ये क्राफ्ट कैसे गढ़ा जाता है? गीतकार से अगर समझा जाए कि गीत को लिखना
कैसे शुरू करते हैं और फिर वो गीत मुकम्मल है, ये आपको संतुष्टि कैसे मिलती? कुछ पता नहीं होता क्या निकलेगा, जी। लेकिन मैं उस टाइम मैं नहीं रहता, कहीं और हो जाता हूँ। वो वातावरण में मीटर भी अपने आप आता है, धुन भी अपने आप आती है, तो शब्द भी अपने आप आते हैं। अपने गीत की धुन को लेके बहुत टची रहते थे आप, बहुत। बहुत ज्यादा। इसमें तो मैंने किसी का दरअसल क्या है, मुझे खुद ही अंदर से आता था और मीटर बन जाता था। वो मीटर इतनी जल्दी कैसे बन जाता था कि आप लाल किले पर आज कविता पढ़ने वाले हैं और आप उसी दिन कविता लिख? ऐसा होता था, टाइम नहीं मिलता था उन दिनों। बम्बई में बहुत व्यस्त था मैं। जी। हवाई जहाज से आते आते बस, क्योंकि मैं देशभक्ति की कविताएं लाल किले में पढ़ता था। जी। गीत, जी। बाकी गीत तो फरमाइश पर पब्लिक, और मेरे गीत कुछ ऐसे रहे हैं, मुझसे ज्यादा जनता रह गए हैं। बिल्कुल। मैंने तो एक लाइन बोली और जनता पूरा गा रही है, पूरा गा उस रहे गीत हैं। को। जी सर, आपके कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें गीत नहीं गीता कहूंगी उन्हें। अरे ये तो आपका बड़ा पहले एक 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 शब्द में जो जिंदगी का फलसफा है ना सर, वो बहुत खूबसूरत है। ये एक अचीवमेंट जैसा लगता है कि हाँ मैंने लिखा और मेरा एक एक शब्दशः दुनिया उसे इतनी खूबसूरती से गुनगुना रही है। तो कभी कभी लगता है कि जो लिखा वो मुकम्मल हुआ, संतुष्टि मिलती है। पता नहीं जी, बहुत कल्पनाएं की, कल्पना की नहीं जाती, कल्पना अपने आप आ जाती, और फिर उसके अंदर जो निकलता है। मनोज कुमार को एक गीत मेरा बहुत पसंद था, मुझसे बार बार कहते थे, संतोष इसको। कौन सा गीत सर? फिल्म में नहीं है वो, नहीं है। किताब में है मेरी। याद जब आ गई कामना रो पड़ी, कामना रो पड़ी। याद जब आ गई कामना रो पड़ी, बात की बात में भावना रो पड़ी। बहुत खूबसूरत सर। बात और की बोले कि बात मैं में इस पे भावना बनाऊंगा। रो पड़ी। मेरे गीतों पे तो फिल्म भी बना रहे थे वो, हाँ, संतोष। इस पे मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि मनोज साहब आप पर फिल्म बनाना चाहते थे आपके गीतों पर, तो वो कहाँ? नहीं, फिल्म तो बनी। जी। दरअसल क्या हुआ, उसके 5 गाने रिकॉर्ड हो गए, पिक्चराइज हो गए। जी। रिलीज नहीं हुई। लेकिन तभी उनके दिमाग में ये आ गया क्रांति, जी। और क्रांति का बजट बहुत ज्यादा था। जी। अब वो उसमें लग गए, पैसा बहुत लग रहा था उसमें, बड़े बड़े कलाकार तो संतोष में भी बहुत, और संतोष का म्यूजिक जो था फौरन मशहूर हो गया था पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। यश चोपड़ा तक मेरे दीवाने थे। बोले क्या आपने लिखा है, उसमें क्या गीत थे, कह कहो के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमजदा हो गए, बात कुछ भी नहीं, बात है भी बहुत, तुम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए। बहुत खूबसूरत। ये ऐसे ऐसे बहुत बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, हाँ। मुझे प्यार करने की आदत नहीं, मैं जैसा भी हूँ सामने हूँ खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं। तो ऐसे ऐसे गीत थे उस समय। आपने क्रांति का जिक्र किया सर। क्रांति में मेरा बहुत फेवरेट गाना है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या लिखा है सर आपने वो? इसका काफिया बड़ा तंग है, निभाना बहुत मुश्किल था। घड़ी लड़ी ये मैं जानना चाह रही हूँ, इसके क्राफ्ट पर थोड़ा बात करना चाह रही हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या थी सर? ये कैसे? कहानी जिंदगी सही है। हाँ। वही जब देखते रहते थे, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार प्यार जो है जोड़ने वाली चीज है जी, प्यार तोड़ने वाली चीज नहीं है। अपने आप जुदा हो जाए तो अलग बात है, बात कुछ भी नहीं, बात है भी बहुत। बात है भी बहुत। बहुत खूबसूरत। तो इसी तरह है
ये जिंदगी की लड़ी चलती रहनी चाहिए। मनोज साहब का और आपका बड़ा खूबसूरत सा बॉन्ड था, वो बहुत बड़े मुरीद थे बस आपके। वो जाने नहीं देना चाहते थे। हम्म। बहुत अजीब सी कहानी है अच्छा। जिसे मैं अभी खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन राज कपूर ने तोड़ा मुझको। ये जो प्रेम रोग के गाने की बात तो नहीं कर रहे हाँ। आप? प्रेम रोग फिल्म में जो गाने थे वो उस पर मैंने ही मनोज जी लिखे कह रहे हैं। हैं, उन्होंने कहा कि वो राज कपूर जी को दे दिए गए प्रेम रोग के लिए। एक गाना, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? हाँ दादा? नहीं, एक गाना जो था, अच्छा। दरअसल तो वो गाना बड़ा अजीब से बना। लक्ष्मीकांत जी और उनके परिवार से मेरा बहुत, अच्छा। उनकी लक्ष्मीकांत जी की वाइफ ने मेरे को राखी भी बांधी है जी जी। और वो सुपरवाइज करती थी मेरे गीतों को। अच्छा। बोले कि ऐसे अगर कहीं मैं हल्का हल्का बोले ऐसे गीत तो यहाँ ये लोग, मैं नाम नहीं लूंगा जी गीतकारों का, जी। बोले ये लोग भी लिख लेते हैं, इसमें संतोष आनंद का है। अच्छा। फिर मैं लग जाता था और मैं संतोष आनंद ही देता था। इन आलोचनाओं ने बेहतर बनाया आपको? मैंने बेहतर लिखा। राज कपूर जी आपसे गीत लिखवाना चाहते थे सत्यम शिवम सुंदरम में, हाँ, आपने उस दौर में आपको मना कैसे कर पता पड़ गया? यार कमाल है। थोड़ा आप जो बातें हम किसी को बताते भी नहीं। थोड़ा आपके बारे में मैंने भी जानने की कोशिश की। अच्छा। तो मुझे पता चला कि सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर जी आपसे लिखवाना हाँ, चाहते थे। शुरुआत वही से। तो फिर वो तलखी क्यों थी? नहीं, मैं वो तो पीछे पड़े हुए थे, जी। मैंने ही मना किया है। अच्छा। मैं बात सुनिए, राम मेरा चना है अपनी मर्जी का, हाँ। काम किया है मैंने अपनी मर्जी, अपनी मर्जी का। जो कुछ भी। हाँ। हाँ, उसके बाद फिर आपने गाने लिखे भी प्रेम रोग के लिए? प्रेम रोग में तो यहाँ टीपी वाला थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, जी। उनके लड़के की शादी में बस जैसे ही मैं पहुंचा, मेरा हाथ पकड़ के बोले, हाँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। ये बात। और उन्होंने, मैं जाना नहीं चाहता था। ताराचंद बड़जात्या के जो लड़के थे, राजकुमार बड़जात्या, जिनका लड़का सूरज बड़जात्या, जी वो आ गए मेरे पास। जी। बोला कि गाने लिखो। मैंने मनोज जी से कहा, तो मेरा मनोज जी का कुछ, ये वक्त का खेल है जी, मेरी टांग टूट गई थी जवानी में आते आते, मैंने आज तक हैंडीकैप का सर्टिफिकेट नहीं लिया, सीनियर सिटीजन में आया, कोई उसका लाभ नहीं। जब मैंने कहा इस कमी को मैं पूरी करूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं हारता नहीं हूँ। मेरा एक गीत है मंच का, जिंदगी है जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी। जब हीन भावना आती है, कॉम्प्लेक्स आता है, तब मैं कमरे में अकेला चला जाता हूँ और हाथ पैर फेंकता हूँ। क्यों? इतने मकबूल कवि, इतनी वो सब लेगेसी कुछ आपके होने पास पर है। भी, सब कुछ होने पर भी आपको एक बात बोले, शायद हम इस पे अब लिखेंगे भी, जहाँ सब कुछ होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता, और जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ सब कुछ होता है। ये गीत बनेगा। बहुत सारे गीत आपके अभी भी अधूरे हैं। ये बहुत तगड़ा गीत बनने वाला है। बनेगा, अभी इंतजार करें। हाँ, बम्बई से तो इतना बुलावा है जी, आप यकीन करके मानिएगा। पिछले ये 1 साल हो जाएगा दिसंबर में, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बस एक ही गीत में मेरे जाते जाते गा गए थे, चना जोर गरम में। बहुत बढ़िया गीत। मेरा चना है अपनी मर्जी का, जी, ये जी। दुश्मन है, ये सब मैं ही हूँ। जो कुछ किया मैंने, मेरी मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं। ये दुश्मन है खुदगर्जी का, सर कफन बांध के निकला है, दीवाना है ये पगला है। तो ये रफ़ी साहब गा गए।
और मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। अवार्ड मालूम होगा आपको, और पीयूष गोयल जी ने दिया। संतोष जी, आपकी लेखनी में एक अलग अटैचमेंट है। मैं कहूँगी आपने देश पर भी उतना ही लिखा, मोहब्बत पर, प्रेम पर भी उतना ही लिखा। क्या लगता है आपको कि जो मंचों की दुनिया है वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो फिल्मी गाने आपने लिखे वो ज़्यादा बेहतर है? मैं जिस चीज़ में जिस टाइम होता हूँ पूर्ण तरह से समर्पित होता हूँ। जब मैं मंच पे सामने से तालियां आती हैं, जिन्होंने मुझे जवान रखा, वहाँ इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, ये रिलीज होगा क्या होगा। मैंने प्यार के नगमे की, जो आज कोई मिलेनियम सॉन्ग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, घर घर में, बच्चे बच्चे में, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा या निकलूंगा तो भीड़ मुझे घेरती है। ऐसा किसी गीतकार के साथ नहीं है। नहीं होता सर, बहुत अब बहुत अलग बात है। इसकी मैंने आलोचना सुनी साहब शुरू में। अच्छा। मेरे पास कोई फिल्में थी नहीं, मनोज जी की करता था जी। इसको मैं लिख के, तो हम लोग गए पोरबंदर जी, अच्छा। वहाँ पर कवि सम्मेलन, जी। उसमें हसरत जयपुरी अच्छा। और नीरज जी दोनों थे। हम्म, तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो गया था और इसका हल्ला जबरदस्त हो चुका था, पर मैंने कभी ओढ़ा नहीं जी कि ये। अच्छा संतोष जी, आपने नीरज जी का जिक्र किया। नीरज जी भी अपने समय के बहुत ही शानदार कवि रहे। अरे क्या बात है। आपके एक एक शब्द पे, चाहे नीरज जी की बात कर लें या आपकी बात कर लें, एक एक शब्द हिस्ट्री जैसा है। लेकिन आप लोगों ने लिखा कम, लगता नहीं आपको कि कम लिखा गया? फिल्म में कम लिखा फिल्मों में, लगता है कभी कभी? उसका कारण था ना कि मैं जगह, मेरी दूसरे मेरी नौकरी भी थी, हाँ। तीसरा मेरा मंच भी था, हाँ जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था। जी। वहीं से तो मैं इतनी ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा, पैसे पैसे का लोभ मुझे कल भी नहीं था, आज भी नहीं। कभी नौकरी छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने का नहीं सोचा आपने? हुआ एक बार, अच्छा। देख भी लिया था जी। मकान वर्षों बाद, जी। तो वाइफ गई जी। और हमने कहा यार घर तो अगर घर वाले नहीं रहे तो घर घर लेने से क्या फ़ायदा। ये गई वहाँ तो पैसे का भी जुगाड़ कर लेते। अब बहुत बड़ा फ्लैट था वर्सोवा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है। तो ये बोले कि जी आपकी बम्बई जो है 2 दिन तो अच्छी लगती है, अच्छा। उसके बाद में आपको मुबारक, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो अपने गांव को भी भूल गई अब, हम्म। उस समय दिल्ली चाहिए और बच्चों की वजह से मैं मजबूर। हाँ। तो इस वजह से वहाँ रहे नहीं। एक बार मनोज जी ने तो यहाँ तक कहा जितने तुझे वहाँ तनख्वाह मिलती है यहाँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी ने भी अरे कहा 15 दिन वहां रहो, 15 दिन यहाँ हाँ, रहो। ये लक्ष्मी जी बोले तू रुक, अच्छा तू एक काम कर 15 दिन उधर रह ले। उसके बाद में लक्ष्मी जी बीमार पड़ गए। लक्ष्मी जी की डेथ के बाद में मैं टूट गया, मेरा मन नहीं किया। फिर मैं बम्बई, मेरे कवि सम्मेलन भी बम्बई के लेने बंद कर दिया। वहां जाते थे तो मिस करते थे उन्हें? अरे उनकी बहुत याद आती थी। मैंने जब ये गुलशन कुमार की संगीत फिल्म मैंने की जी। तो डेली वो मुझे बुला लेते थे जी। वहाँ से। फिर मैं उनके, क्यों दोपहर का खाना तो लक्ष्मी जी के घर पर ही खाता था। तो उसके बाद फिर मुंबई जैसे छूटने जैसा हो गया कि अब मुंबई नहीं, जाने उनके का मन बाद नहीं में प्यारेलाल जी ने, उनकी वाइफ से मुझे बड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लक्ष्मी जी का तो ये था, मान लो बख्शी, आनंद बख्शी बैठे हैं, उनके साथ गीत बन रहा है जी। तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। जी। इतना प्यार था। और जब वो चले जाते थे तो मुझे गीत सुनाते थे, ये देखो ये बताओ। मतलब इतना कहाँ होता है, किसको फुर्सत है। और क्यों
कभी कभी एक तकलीफ आप जाहिर करते हैं संतोष जी कि जो गीतकार हैं उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन जो अब गीत खेल लिखता है, यही तो हो गया हाँ, कि अकेला ये एक गीतकार है जिसको क्रेडिट, और वहाँ क्रेडिट का ही झंझट है। क्रेडिट का ही झंझट है। सारी जनता तो अपने आप, मैंने तो किसी से कहा नहीं थी, किसी को रिश्वत नहीं दी। जी, उम्र के इस पड़ाव पर संतोष जी की जिंदगी का फलसफा क्या है? फलसफा कुछ नहीं होता, फलसफा बदलता रहता है। बदलता रहता है। बचपन में जीवन का एक था, माँ बाप को खुश रखो। जी, घर में गाय बंधी हुई थी, चांदी की एक गिलसिया थी मेरी। अरे वाह, मैं औटा हुआ दूध, गर्म दूध कभी नहीं पीता था, कच्चा दूध, कच्चा दूध पीते या तो गिलसिया में, अच्छा। या मेरी माँ जब धार निकालती थी तो मेरे मुंह में उसकी गैया की धार आती। धार आती थी। ये भी जिंदगी का फलसफा है अरे वाह, जिसे मैं आज खूबसूरत, तक नहीं भूला हूँ। बहुत सुंदर। शायद वो दूध नहीं पीता तो मैं तो डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया था मुझे तो हॉस्पिटल में। वहाँ फिर मुझे सांस आ गई। शायद वो कच्चा दूध नहीं पीता तो मैं पक्का नहीं बदला। उस गाय की के दूध की धारा ने समय की धारा को समझने वो में बहुत धार, मदद की। तू धार, तो वो धार वहीं से। वहीं से। फिर गंगा किनारे मेरे मामा जी का गांव था हरिद्वार में। गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाता था, खूब तैरता था, कनखल के बराबर में गांव था। जी, तो गंगा से और धार से ये जो शब्द आते हैं मेरे अपने आप आते हैं। ये उसी से जुड़े। मैं कोई जबरदस्ती नहीं लाता। संतोष जी, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या दिखता है? पीछे मुड़ के तो मैं वो देखता हूँ, वो संतोष आनंद जो दौड़ता होता था, क्रिकेट के छक्के मारता था, अरे वाह, हॉकी के गोल करता था, वो आज भी जीवन को प्रेरणा देते हैं। मैं इस चीज़ को भूल जाता हूँ और अपना मैं यही देखता रहता हूँ, संतोष आनंद दौड़ रहा है, संतोष आनंद खेल रहा है। वही जिंदगी का फलसफा बन गया है। आज भी मैं दौड़ रहा हूँ। जब एक टांग 3 बार टूटती है, 4 बार 4 बार टूटती है, तो क्या लगता है उस वक्त क्या आया था दिमाग में आपके कि कुछ भी नहीं। जब दर्द उठता था तो लता जी से मेरा कुछ शुरू से ही लगाव था। तो जब ये टांग दी गई थी मेरी तो दर्द उठता था बहुत जोर से, तो मैं चीखता नहीं था। उस टाइम में गीत गाता था, लता जी का पहला गीत जो मशहूर हुआ था, आएगा आने वाला। अरे सर, जब दर्द उठता था तो मैं बोलता था, आएगा आने वाला, कोई तो आएगा। तकलीफ के क्षणों में जब कुछ बिखरते हुए दिखाई देता है, कुछ टूटते हुए दिखाई देता है, तो कई बार लगता है कि मेरे ही शब्द मुझे हौसला दे दे रहे हैं। जो मेरे अंदर हौसला है ना, वो ही शब्द देता है, और वो ही हौसला शब्दों में उजागर होते हैं। हौसला प्रेम का भी होता है, हौसला बिछोह का भी होता है। बिछोह का मतलब ये है कि आपको सहने की शक्ति देता है, वो भी एक हौसला है। और आपने दोनों को बहुत करीब से महसूस भी किया है। और किया क्या है, बाकी तो कुछ मैंने ऐसे कोई तीर नहीं मार दी, लेकिन हाँ जनता में मैं मुसलमान है तो मुझे प्यार कर रहा है, हिंदू है तो मुझे प्यार कर रहा है, क्रिश्चियन है तो मुझे प्यार कर रहा है। मुझे जगह जगह से प्यार की परिभाषाएं मिल रही, फिर मैं क्या हूँ इसे कोई नहीं समझ पाएगा। मेरी बच्ची पूछ रही थी, जी, डैडी आप अब क्या? मैंने कहा बेटा, बोले ये जनता आपसे चाहती है, आप गीत क्यों नहीं लिख रहे हैं, अब ये क्यों? मैंने कहा देख, जाने से पहले
एक फिल्म जरूर देख के जाऊंगा, और जिसके अरे वाह गीत, सर, वाह ये वाह पक्का है जी, वाह मैं देख के जाऊंगा। वाह। लेकिन जिस टाइम घंटी बजेगी, हाँ, अब वक्त आ गया है, अब तुम लिख। ये घंटी कैसे बजती है सर? कवियों की, लेखकों की ये घंटी कैसे बजती है? और एक तरफ आप लाल किले पर उसी दिन कविता भी लिख देते हैं, तो नहीं, कैसे वो हो तो पाता मैं है? वहां से आते आते हवाई जहाज से उतर के मैं घर थोड़ी जाता था, अच्छा सीधा मंच पे जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि अटल जी से मेरे बहुत अंतरंग, आपको कवि जी कहते थे? हाँ हाँ हाँ, मैं मेरे गुरुदेव, गुरुदेव बोल। तो मैं आ रहा था वहां से गीत बनाता हुआ, जी तो वो बोले, अरे आपने पढ़ ली क्या? मैंने कहा जी मैं तो अभी आ रहा हूँ। हाँ लौट गए। मुझे लास्ट में पढ़वाते थे तब, अच्छा लेकिन उनकी फरमाइश पे मैंने पहले ही पढ़ा, हाँ। और उसे सुन के तब वो वहाँ से गए। आप मंचों पर भी बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि आप में अगर ज़रा सी मोहब्बत है तो आप मुझे दे दीजिए, मुझ में जितनी मोहब्बत है वो आप ले लीजिए। हाँ, ये मोहब्बत की जो आप बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, शायद इसी की आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन आपके नाम पर ही जाऊँ तो कितना संतोष और कितना आनंद है आज आपके जीवन में? कितना महसूस? ये नाम ऐसा था, मुझसे पहले 3-4 मेरे बहन भाई गुजर गए थे। जी सबसे बड़ी बहन थी, उसके बाद के कई गुजर गए। तो मेरे नाना जी मुझे देखने आए थे, अच्छा और तब आना जाना बड़ा मुश्किल था। जी मुजफ्फरनगर से और सिकंदराबाद आना जी बड़ी कठिनाई थी। तो वो आए, मुझे देख के बोले, हमें तो इसी में संतोष है, इसी में आनंद है, इसका नाम है संतोष आनंद। अरे वाह तो ये मेरा जो नाम है, मेरे नाना जी का दिया हुआ है। और मैंने आगे ना तो जाति लिखी थी, ना कुछ लिखी। अगर मैं इस नाम पे जाता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा जिसने संतोष में आनंद कर लिया, वो क्या करेगा? हाँ, बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। दरअसल आप देखिए, संतोष आनंद, बैठ गए आप, बैठे, आप ना जिंदगी जी रहे, ना मर रहे, ना कुछ, बैठ गए संतोष में। नहीं, और मैं इसमें इसको चरितार्थ करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरे अंदर तो एक आग थी, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जलना मुझे आता है। तो हर आग से मैं परिचित हुआ। जब तक वो आग आपके अंदर नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फायर होनी चाहिए। जी जो प्रेम को नहीं जानेगा, वो देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम या और प्रेम, कैसे भी प्रेम को, पहले ये प्रेम का स्फुरण, ये चिंगारी यहाँ लगनी चाहिए, तब देश प्रेम आएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। मेरे गीतों में देश प्रेम में भी एक समर्पण है। आपने देखा होगा, ए भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। बहुत बड़ी ये जान तेली पर लेकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में, हम मर मिट जाने। तो एक मैं मेरी आन सब, तिरंगा, मेरी शान हाँ, तिरंगा, इतने वो बहुत उस गीत ने धूम मचाई अकादमी कुछ न कुछ। लिखा है ऐसे ही। ये वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मतलब मेरी सोच से थोड़ा वो था, लेकिन किसी फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, लक्ष्मी जी मेरे पास आए, बोले ये फलाने फलाने हैं, ये तिरंगा फिल्म बना रहे हैं, इनका पहला टाइटल। तो मैं वही खड़े खड़े दे दिया, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अच्छा संतोष जी, जब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो आपकी जिंदगी का सबसे सुखद पल कौन सा था? शायद अभी तक तो आया नहीं, भविष्य की कह नहीं सकता।
सुखद पल वैसे अगर आप कहना चाहें तो ज़िंदगी में जो वैसे मिले वो अलग बात है, लेकिन आप उसे भी कह सकते हैं शादी के 10 साल बाद लड़का हुआ था मेरा। तो उस टाइम जो है चारों तरफ से, और उसी टाइम उसी दिन मुझे पहला फिल्मफेयर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अवार्ड मिला था। संतोष जी, आपकी थोड़ी निजी ज़िंदगी पर भी बात करना चाहूँगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसके बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जिनको दोबारा से नहीं खोलना चाहिए, बहुत तकलीफ़ भरी बातें हैं, लेकिन उनसे एक गीतकार कैसे बाहर आता है? मुरादों से मांगी गई औलाद जब चली जाती है, तो देखिए एक आपको गीतकार अपने आप को कैसे समेटता है? आप समझ सकते हैं इकलौता वो था जो आज संबल होता मेरा। मतलब इस उम्र में पुत्र की बहुत ज़रूरत होती है। जिस उम्र से मैं गुजर रहा हूँ उसका जाना पूरे जीवन को ही तोड़ के चला गया था। मैंने तो फिर उसे संजोया किसी तरह कि ये बचा कुचा परिवार है, इसे संभाल। उससे कुछ महीने पहले तक कुछ गाने लिखे थे आपने, क्या वो रिलीज़ हुए उसके बाद? किस पर? जिस वक़्त आपके पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ उससे वो पहले लिखे, कुछ गाने नहीं लिखे नहीं थे नहीं, उसके बाद तो फिर मैंने फिल्में करनी छोड़ दी थी ना। ये तो अब जब से मतलब एक हंगामा सा हो गया है और लोगों की फरमाइश इतनी है, वो लोग चाहते हैं कि मैं एक बार लिखूं। तो मैंने अपनी बेटी को जवाब दिया था, मैंने कहा बेटा ऐसा है, जाने से पहले एक फिल्म जरूर दूंगा और शायद उसके गाने। जिस वक्त आप इंडियन आइडल में गए, हाँ उस दौर में बहुत सारी बातें हुई कि बहुत तंग हाल हैं, मुफलिसी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा लोगों ने ऐसा सोचा। कुछ नहीं। इसमें कितनी मुगलिस सच्चाई? ये कुछ लोग अफवाहें भी तो प्यारे। फिल्म लाइन में दो तरह की है, एक गलत अफवाह फैलाएंगे, एक जी, ठीक। तो ठीक तो कब होता है और जो आपका नेगेटिव होता है उससे बहुत जल्दी। तो मैं गॉसिप है वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं ठीक ठाक है, मेरा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा भी होगा वो इंडियन आइडियल में वो विशाल दंडलानी तो एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मुझसे बोला कि जी आप मुझे गीत दी। मैंने कहा देखते हैं। तो उसके बाद आपने सोचा नहीं उनको गीत देने का? लेकिन अब जो है डिमांड इतनी ज़्यादा है, सब लोग चाहते हैं, तो मैंने कहा एक फिल्म ज़रूर दूंगा, उसमें पूरे गाने दूंगा। मैं आपके मंच की भी कुछ वीडियो देख रही थी, आप इतना शानदार पढ़ रहे हैं इस उम्र में भी, और वो कैसे इतनी एनर्जी आ पाती है? कैसे सजोते हैं आप खुद को इस तरह से कि मंच पर आप बड़े बड़े कवियों की छुट्टी कर देते हैं आज भी? छुट्टी छुट्टी नहीं, प्यार है लोगों का और कवियों का भी। एक बात बताएं, मेरे शायद मैं अकेला ऐसा कवि हो, लखनऊ में प्रोग्राम हुआ, मेरे फिल्मी गीतों को जो लोकप्रिय गीतकार हैं गाने वाले, उन्होंने एक एक गीत गाया और वो इतना सफल हुआ, एसी बंद हो गया हॉल का और एक आदमी नहीं उठ के गया। अच्छा संतोष जी, जिस दौर में आप लिखते थे, उस दौर में कविताई का एक अलग परिभाषा होती थी, शब्दों का एक अलग जादू होता था। आज के कवियों को जो मंचीय कमी है, मैं देख रही हूँ कि मंच पर चुटकुले ज़्यादा हो गए हैं, कविताएं कम रह गई हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? बात क्या है, हमारे ज़माने में भी नकल तो थी और लतीफ़ेबाजी थी, लतीफ़ों को कविता बना के बोलते थे लोग, जी लेकिन उन्हीं में ओरिजिनल लोग भी थे। जी तो ऐसा है कि पैसा आ गया है जी मंच पर, तो पैसे के लिए अब जैसे सर्कस में होता था वो जोकर कुछ भी नहीं करता था, लेकिन उसके आते ही बच्चे हंसने लगते थे यार। तो अब हास्य रस का नाम ले दो, इसका नाम ले दो, गीत परंपरा बहुत कम है।
क्योंकि गीतकारों को हादसे के तौर पे किसी को भी बुला लेंगे, जी है ना। तो वो चीज़ हो रही है, पैसा मिलने लगा है। हमारे ज़माने में हम बैठ के आ जाते थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यही संदेश है कि एक गीतकार को मंच पर उस क्षण पर याद ना किया जाए, उसके गीतों को केवल गुनगुनाया ना जाए, उसकी धारा को समझने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। ये चबूतरा का सौभाग्य था कि आज गीतकार संतोष आनंद हमारे मंच का हिस्सा बने। हंसते हंसते ये तुमने बुलाया मुझे, बहुत अच्छा लगा। सोनल सोनल जी सर। दहिया, जी दहिया मेरे एक दोस्त भी थे, अच्छा ऐसे सर। सुनते ही दिल्ली में, अच्छा पुलिस में, अच्छा बहुत गहरे दोस्त थे। जी और मेरे दोस्त बहुत कम रहे हैं, ये उनमें एक ही भी थे, अब है नहीं। जी सर। बहुत सारे ऐसा ही है आदमी को, ये जैसे ट्रेन का है ना, ट्रेन जहाँ से शुरू होती है या तो वो स्टेशन याद रहता है, और या जहाँ वो उतरता है खत्म होती है वो स्टेशन। बीच में इतने स्टेशन आते हैं, उसके बारे याद में हम नहीं रहता सोचते है। नहीं। अब जाते जाते एक गीत गुनगुना दीजिए सर, अपनी आवाज में, कोई भी कविता, कोई भी जो आपके दिल के बहुत करीब हो। इन दिनों जो लिखा है उसमें से ही सुनाई देता है। जी उस अजनबी की तलाश है, उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। मुझे ऐसा क्यों एहसास है, वो यही कहीं मेरे पास है। उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। और मुझे तोड़ना है तो तोड़ दे, मुझे तोड़ना है तो तोड़ दे, और मुझे छोड़ना है तो छोड़ दे। मेरी प्यास अनबुझ प्यास है, मेरा गीत जिसका लिबास है। उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है।